हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का यूनिट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो हमारे पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अकर करती है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स जो हम एक्ट करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड में, और कौन कौन सी हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं जो इस पूरे प्रोसेस में हम लोग को हेल्प करती हैं, और उनकी सेक्रेशंस के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए इस चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम लोग अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हम लोग को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए रहते हैं। मतलब कि लार्ज क्वांटिटी मतलब कि इनका हम लोग को डेली इंटेक बहुत ज़रूरी होता है। ये फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। उसके बाद आते हैं हमारे ये मिनरल्स एंड विटामिन जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमें उतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं रिक्वायर होते हैं। इनके शॉर्टेज से हम लोगों को कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है। और वाटर तो हम लोग का मस्ट है, क्योंकि हमारी बॉडी 78% ऑफ द वाटर से ही बनी है। तो वाटर तो मस्ट है, हम लोग की बॉडी को इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हो जाते हैं, क्योंकि इनको हमारी बॉडी एज ए अब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, इनके सिंपल फॉर्म को अब्जॉर्ब कर सकती है। तो इनकी सिंपल फॉर्म क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म होती है हमारी ग्लूकोज। उसके बाद हम लोग अगर फैट की बात करेंगे तो फैट की सिंपल फॉर्म होती है हमारी फैटी एसिड, जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। और प्रोटीन की सिंपल फॉर्म होती है अमीनो एसिड। जो हमारा प्रोटीन है वो अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन से मिलकर बना होता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स में कि कैसे इनका अरेंजमेंट होता है और कैसे ये मिलके बने रहते हैं। तो ये एसिड की स्पेलिंग मिलते, मैं इसको सही कर देता हूँ। ओके, ऐसे ये हैं हमारे एब्जॉर्बेबल फॉर्म। इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये हैं, इनका ब्रेक डाउन इन सिंपल फॉर्म को हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है। तो इनके ब्रेक डाउन के प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर में इसी प्रोसेस को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है हमारी बॉडी में, ब्लड में इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ओके, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा है वो डाइजेशन। तो व्हाट इज डाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। वैसे ही सेम लिखा है कि जैसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल में। इसको अगर हम लोग ऐसे कहें तो ये जैसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज। इसके अंदर हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है, जो इस कन्वर्जन में जो रिक्वायरमेंट होता है वो होते हैं हमारे एंजाइम्स होते हैं ऐसे बायो कैटलिस्ट जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। मतलब ये एंजाइम्स ही हेल्प करते हैं इनके ब्रेक डाउन में, कॉम्प्लेक्स के सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होने में एंजाइम्स ही हमारी हेल्प करते हैं। तो आज हम लोग वो भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और कौन कौन सी ग्लैंड इन्हें सेक्रेट करती है। बहुत सारी नॉन एंजाइमेटिक सेक्रेशंस भी होते हैं जो हम लोग की मदद करते हैं डाइजेशन में, उनके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा हम लोग का वो है एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारा माउथ से स्टार्ट होकर एनस में एंड करता है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे ये देखिए, यहाँ पे हम लोग को दिया गया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, जिसके बारे में मैंने भी बताया था, और दूसरा है हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें तो एलिमेंट्री कैनाल इज द लॉन्गेस्ट ट्यूब ऑफ द बॉडी। लॉन्गेस्ट ट्यूब होती है हमारी बॉडी की। इसकी लेंथ अगर हम लोग देखें तो इसकी लेंथ होती है 8 to 10 मीटर्स। 8 to 10 मीटर्स होती है, इसकी वैरी करती है पर्सन टू पर्सन। 8 to 10 मीटर्स होती है इसकी लेंथ। ये स्टार्ट हमारे माउथ में होती है, माउथ से, और एनस में एंड करती है। इसमें अगर हम देखें कौन कौन से पार्ट होते हैं तो आते हैं हमारे बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब हमारे आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। उसके बाद अगर हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड्स देखेंगे तो हमारी आ जाएगी सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियास। ये हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड्स है जो हमारे
पूरे एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ी हुई हैं और इनका सेक्रीशन जो होता है, इन सब ग्लैंड का सेक्रीशन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ही रिलीज़ करती हैं ये। ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये भी वही एक सेम डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं इसमें बताऊं तो इसमें थोड़े से एक बताया गया कि हम लोग को सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में दिखाया गया कि 3 ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी या फिर सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। ओके, इन सब के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ गट पढ़ रहे हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ गट में हमारा गट मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको अगर हम लोग जैसे ये हमारा ट्रैक्ट है, अगर हम लोग इसको ऐसे कट कर दें तो उसका ये वाला व्यू हम लोग को दिखाया गया है। इसमें जो सबसे बाहरी लेयर होती है जो सेरोसा, ये हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सेरोसा। ये एलिमेंट्री कैनाल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये मेसोथेलिन नाम के केमिकल से बनती है और कनेक्टिव टिश्यूज से भी। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मेसोथेलिन, मेसोथेलियम और साथ ही साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यू से ये बनती है। ओके, तो ये हमारी सेरोसा होगी। सेरोसा के अगर हम लोग अंदर आएंगे तो हमें एक मस्क्यूलरिस लेयर दिखेगी कि 2 मस्क्यूलरिस लेयर, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मस्क्यूलरिस लेयर हमारी 2 टाइप की लेयर होती है। सबसे इनर में आती है हमारी इनर सर्कुलर मस्क्यूलरिस, जो कुछ ऐसे होती है, ऐसे सर्कुलर मसल्स होती हैं। उसके बाद हमारी इनर में सर्कुलर मसल्स होती हैं और आउटर जो उससे होती है वो होती है हमारी आउटर में हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, मतलब जो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, मतलब जैसे ये सर्कुलर है इनके ऊपर ऐसे आउट बाद में ऐसे लॉन्गिट्यूडनल। तो इनर में हमारी आ जाती हैं सर्कुलर, उसके बाद आती है हमारी लॉन्गिट्यूड। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा भी बहुत लेयर है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स, लैक्टील प्रेजेंट होती है हमारी, लिम्फेटिक वेसल्स, सब वेसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं हमारे सब म्यूकोसा के अंदर। तो ये इसके अंदर न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बहुत सारे प्लेक्सेस में काम करते हैं, जैसे सब म्यूकोजल प्लेक्सेस इसमें हमारी हेल्प करती है। उसके बाद हम लोग अगर म्यूकोज़ा की बात करते हैं, म्यूकोज़ा सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। इसका हम लोग अगर सेक्रेशन देखें तो ये हमारा म्यूकस सेक्रेशन में हेल्प करती है। म्यूकस सेक्रेशन में इसके अंदर होते हैं गॉबलेट सेल्स। तो जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वही हमारे म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। ओके, तो ये इस म्यूकोज़ा की जो ये हम लोग देख रहे हैं फोल्ड्स होते हैं, ये बहुत जगह जगह के अलग अलग इनके नाम से जानते हैं। जैसे अगर ये फोल्ड्स इंटेस्टाइन में हैं तो इन्हें हम लोग विलाय कहेंगे, अगर ये फोल्ड्स हमारे स्टमक में हैं तो इन्हें रूगे कहेंगे। तरह तरह के इनके नाम होते हैं। ओके, और ये जो हमारा अंदर का ये रीजन है ये हमारा ल्यूमेन है। ल्यूमेन में ही हमारा फूड का बोलस जाता है, इसी में ही हमारा फूड बोलस जाता है। अब इस ल्यूमेन में जो फूड बोलस है उसके मूवमेंट, मतलब उसको ऊपर से जो यहाँ पे अगर फूड बोलस है इसके नीचे जाने वाले मूवमेंट में हमारी दोनों मस्क्यूलरिस लेयर मदद करती है, क्योंकि इन्हीं मस्क्यूलरिस लेयर के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हमारा ईसोफेगस में होता है और हमारा जो चर्निंग मूवमेंट हमारे स्टमक में होता है वो इन्हीं दोनों लेयर्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग को बताया गया है बकल कैविटी के बारे में। बकल कैविटी या फिर हम लोग इसे ओरल कैविटी भी कहते हैं। ओरल कैविटी हमारे कुछ कंपोनेंट्स इसमें बताए गए हैं, टीथ, टंग एंड पैलेट्स। ओके, तो ये हमारे टीथ दिए गए हैं। टीथ भी हमारे 2 सेट्स ऑफ टीथ हैं, जैसे एक हमारे होते हैं मैक्सिलरी और ये होता है हमारा मैंडुअल। और हमारी टंग एक मूवेबल ऑर्गन है जो स्केलेटल मसल से मिलकर बनी है। स्केलेटल मसल वो मसल्स होती हैं जो हम अपनी विल के हिसाब से मूव कर सकते हैं, इन्हें हम अपनी विल के हिसाब से मूव कर सकते हैं। तो टंग को हम अपनी विल के हिसाब से मूव कर सकते हैं। टंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि टंग ही एक ऐसा ऑर्गन है जो फूड को सलाइवा से मिक्स करने में मदद करती है। फूड और सलाइवा के मिक्सिंग में ये बहुत हेल्प करती है। उसके बाद ये हमारी पैलेट की बात करेंगे तो पैलेट ये हमारे ऊपर का रीजन होता है, इसे पैलेट कहते हैं। इसमें बहुत सारे फोल्ड्स हैं जिन्हें हम लोग रूगे कहते हैं। ये रूगे हम लोग के ह्यूमंस में इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते, ये बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये ज़्यादा डेवलप होते हैं। ओके, और अगर हम लोग इनमें देखें तो 2 पेयर्स ऑफ लिप्स होती हैं जो हम लोग के पूरे ओरल कैविटी को कवर करती हैं। उसके बाद हम लोग देखें हमारा ऊवुला भी एक बहुत ही यूज़फुल है। इसको मैं अभी आपको एक दूसरे पेज पे से बताता हूँ। तो जैसे कि अगर हम डायग्राम बनाएं तो एक ह्यूमन का, ये एक ह्यूमन है,
इसका अगर मैं एक यूवुला बनाऊँ, वो डायग्राम हट गया, ये एक ह्यूमन है। अगर मैं इसके में यूवुला बनाऊँ तो जैसे मैं एक कलर ये ले लेता हूँ, ये है यूवुला, ये यूवुला। और टीथ बना लेते हैं हमारे। तो जब अब हम फूड बनाएंगे, तो ये जो फूड है हमारा, ये फूड है, समझ लीजिए ये फूड है। जब भी ये अंदर जाता है, तो जब हम लोग फूड को च्यू करते हैं या फिर हम लोग जब फूड को स्वॉलो करने वाले होते हैं, तो ये जो हमारा उवला है ये ऊपर की तरफ मूव हो जाता है, नेज़ल कैविटी को कवर करता है। नेज़ल कैविटी को इसलिए कवर करता है ताकि कभी भी हम अगर फूड को जब स्वॉलो करें तो हमारा फूड सीधा हमारे फेरिंग्स में एंटर करे, क्योंकि फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फॉर बोथ हमारे नेज़ल कैविटी के लिए भी और ओरल कैविटी के लिए भी एक कॉमन पैसेज है। मतलब फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है फेरिंग्स हमारा। ओके, तो इसीलिए ये ओवुला ऊपर चला जाता है, मतलब ऊपर की तरफ मूव होता है ताकि हमारा जो फूड है वो सीधे फेरिंग्स में जाए, ना कि हमारा नेज़ल कैविटी में चला जाए। ओके, तो ये हमारा बहुत हेल्प करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो हम लोग के ये गम्स दिखाए गए जिसमें हमारे टीथ एम्बेडेड होते हैं और हमारे सेट्स ऑफ टीथ जैसे इंसीजर्स, कैनाइन, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, इनके बारे में भी हम लोग आगे स्टडी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग को टीथ के बारे में, जो डेंटिशन में जो कुछ हमारे जो एक वर्ड है जो हमारे डेंटिशन को रेफर करते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे थीकोडोंट, हेटेरोडोंट एंड डायफेरोडोंट। ये हमारे पूरे ह्यूमन डेंटिशन में ये 3 वर्ड्स हम लोग को ह्यूमन डेंटिशन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है हमारा थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है कि टीथ आर प्लेस्ड इन अ जॉ सॉकेट। जॉ सॉकेट का मतलब होता है, जैसे पहले मैं एक टीथ का डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। जैसे ये हमारा टीथ है, ये हमारे गम्स में ऐसे एम्बेडेड होता है, इसकी रूट्स हमारे गम्स में एम्बेडेड होती हैं। मतलब कि ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारे टीथ ये हैं और ये हमारे गम्स में से स्टिक हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। ये असल में एक सॉकेट में एम्बेडेड होता है, ऐसे इसकी रूट्स गम्स में एम्बेडेड होते हैं। तो थीकोडोंट का मतलब यही होता है कि ईच ऑफ द टूथ होता है वो एक सॉकेट के अंदर एम्बेडेड होता है। तो ये सारे के सारे टूथ एक अपने पर्टिकुलर सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है। ओके, इस थीकोडोंट का मतलब यही होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब होता है, हेटेरो का तो मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट। हेटेरो का मतलब हमें पता चल गया डिफरेंट। डोंट का मतलब अगर हम लोग देखें तो डोंट का मतलब होता है डेंटेशन, मतलब टीथ। ओके, डोंट रिफर्स टू टीथ। तो अगर हम देखें तो हमारा हेटेरोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है हमारे पूरे के पूरे। उसमें अगर हम लोग अपना सेट्स ऑफ टीथ देखें तो हमारे पास 4 सेट्स ऑफ टीथ हैं, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इसीलिए हर एक का अलग अलग फंक्शन है। जैसे हमारे इंसिजर्स और कैनाइन हमारे टीयरिंग में मदद करते हैं, बाइटिंग में, और हमारे प्रीमोलर्स और मोलर्स ग्राइंडिंग में मदद करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ फूड में मदद करते हैं। इसीलिए इन सब के अलग अलग वो भी वर्क भी है, इनका प्रोसेस भी अलग है और इनका साथ ही साथ इनका स्ट्रक्चर भी सबका अलग अलग है। तो इसीलिए हम लोग के डेंटिशन को हेटेरोडोंट डेंटिशन भी बोलते हैं। ओके, अब हम लोग का आता है डायफेरोडोंट। डाय का मतलब होता है डबल, डाय का मतलब होता है डबल डायफेरोडोंट में वो सेट ऑफ टीथ आते हैं जो हमारे पूरे एक लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं, मतलब ट्वाइस इन लाइफ, होल लाइफ में। तो ट्वाइस कौन कौन से आते हैं, हमारे इंसिजर्स आते हैं, फिर हमारे इंसिजर्स आते हैं, हमारे कैनाइन आती हैं, कैनाइंस भी आते हैं। प्री मोलर्स हमारे नहीं आते हैं, प्री मोलर्स हमारे सिर्फ एक ही बार आते हैं और ये मिल्क टीथ में इन्हें नहीं गिना जाता है। उसके बाद हमारे 2 मोलर्स भी आते हैं, क्योंकि थर्ड मोलर जो होता है वो हमारा विजडम टूथ जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी प्री मोलर्स की तरह बस एक ही बार आता है, पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार आते हैं। बाकी हमारे इंसिजर्स, कैनाइंस और 2 मोलर ये हमारे टीथ होते हैं जो ट्वाइस आते हैं, पूरे लाइफ टाइम में ट्वाइस आते हैं, 2 बार आते हैं। ओके, हम देखें ह्यूमन डेंटेशन 2 तरह के सेट ऑफ टीथ होते हैं हमारे ह्यूमंस में। एक होता है हमारे मिल्क टीथ, एक होता है हमारे परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जिन्हें हम लोग डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, ये हमारे लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं और यही टीथ होते हैं हमारे डायफेरोडोंट्स। मतलब हम ये लोग आगे समझेंगे। जैसे ये डेंटल फार्मूला, ये डेंटल फार्मूला अडल्ट में है,
इसमें हमारे 32 टीथ्स होते हैं, जिसमें से 2 हमारे, जैसे कि अगर हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसका पूरे जॉ का, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे ये हो गए 4 इंसिसर्स, ये हमारा कैनाइन, फिर उसके बाद मोलर, फिर उसके बाद प्रीमोलर, ये हमारे प्रीमोलर्स हैं, ये जो मैं कलर कर दे रहा हूँ ये प्रीमोलर्स, और ये जो है हमारे बड़े बड़े ये हैं हमारे मोलर्स। तो हम लोग का डेंटेशन इधर से ऐसे होता है, ऐसे। तो ये हमारे इंसिसर्स हैं जो है हमारे नंबर में 2। उसके बाद हमारे कैनाइन जो नंबर में 1, 2 हमारे पास होते हैं प्रीमोलर्स, और उसके बाद हमारे पास 3 होते हैं मोलर्स। इधर भी ऐसे सेम होता है, और हमारी ऊपर वाली जॉ में भी ऐसे सेम टीथ ऐसे ही होते हैं। ओके, तो इसका हमारा फॉर्मूला बनता है 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3 इंटू 2। ओके, तो ये है हमारा डेंटल फार्मूला। ये नीट में बहुत बार आस्क किया जाता है, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि व्हाट इज़ द डेंटल फार्मूला इन अडल्ट। और अगर आपको एक बच्चे का डेंटल फार्मूला पूछा जाए तो चाइल्ड्स में ये होता है डेंटल फार्मूला 2 1 0। देखो 0 का मतलब मैंने बताया था कि प्री मोलर्स जो होते हैं वो एक ही बार आते हैं पूरे लाइफ टाइम में, और ये एक ही बार आते हैं, तो ये पहले बचपन में नहीं आते, ये बाद में आते हैं। ओके, तो ये अगर 0 मोलर्स हमारे 2 ही होते हैं, एक आखिरी लास्ट मोलर जिसे हम लोग कहते हैं विजडम टूथ, वो भी हमारा बस एक ही बार आता है पूरे लाइफ टाइम में। इसको भी हम लोग चाइल्ड्स में नहीं, ये हम लोग कम से कम एडल्ट जब हो जाते हैं 18 या 18-19 की एज में ही हमारा ग्रो करता है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमें विजडम टूथ के बारे में बताया गया है। विजडम टूथ, जैसे कि आप यहाँ खुद ही देख सकते हैं कि विजडम टूथ हमारा 20 की एज में उगता है, और इसको थर्ड मोलर भी कह सकते हो, क्योंकि ये हमारा थर्ड मोलर होता है। देखिए ये थर्ड मोलर है, यहाँ पे भी थर्ड मोलर है। तो हमारे 4 विजडम टूथ होता है पूरे हमारे सेट ऑफ जॉस में। ओके, सेट ऑफ टीथ में हमारे 4 मोलर्स होते हैं विजडम टूथ। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, अब अगर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में जो ये गम हो गया, जैसे हमारे ये गम्स हो गए, तो गम का जो ऊपर वाला हिस्सा हम लोग को दिखता है उसे हम लोग कहते हैं क्राउन। ये है हमारा क्राउन जो हम लोग ऊपर देख पाते हैं। उसके बाद जो हम लोग एक छोटा सा नीचे वाला हिस्सा देखते हैं गम से इसका जुड़ा हुआ, उसे हम लोग नेक कहते हैं, और जो नीचे वाला एरिया होता है जो ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होता है उसे हम लोग रूट्स कहते हैं। तो ये वाला एरिया जो रेड कलर में आपको दिख रहा है इसे कहते हैं पल्प। इस पल्प में हमारी सारी की सारी ब्लड वेसल्स आती हैं पल्प में। ये होता है हमारा इनैमल। ये वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी है इनैमल। उसके बाद ये हमारे डेंटाइन होता है, ये भी बहुत हार्ड होता है। और सीमेंटम एज अ वर्ड ही हम लोग को बता रहा है कि सीमेंट, और सीमेंट हमारे किस में काम आती है, इसको जोड़ के। तो सीमेंटम एक लेयर होती है जो हमारे टूथ को हमारे जॉ में स्टिक करके रखती है। तो ये सीमेंटम की एक लेयर होती है पूरी। ये हमारी बोन्स होती हैं, जो भी हमारी जॉ बोन्स होती हैं। उसके बाद ये रूट कैनाल, ये पूरी कैनाल जो आती है इधर ऐसे ऐसे ब्लड वेसल्स ऐसे आर्टरीज कैपिलरीज और वेन्स आती हैं, वो हैं पल्प में। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमें टंग के बारे में बताया गया। तो टंग एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऑर्गन है। टंग एक मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे जॉ के फ्लोर से अटैच है। इस फ्लोर में जो ये मसल है इसको हम लोग फ्रेजुलम कहते हैं, लिंगुअल फ्रेनुलम। ठीक है, ये आप अगर ऐसे मिरर के सामने देखें तो आप ऐसे एक जॉइंट को देख पाएंगे, ऐसे स्ट्रक्चर को इसे फ्रेनुलम कहते हैं कि ये बक्कल कैविटी के नीचे बॉटम में स्टिक होती है फ्रेनुलम से। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। टंग के बारे में हम लोग को थोड़ा सा टेस्ट है, पहले हम लोग पैपिले के बारे में बताएं। टंग में जो ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, जो ये प्रोजेक्शंस आप देख रहे हैं इन्हें हम लोग पैपिले कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिले, सम बियर टेस्ट बड एंड सम नॉट। जैसे इनमें से सभी पैपिले के अंदर टेस्ट बड नहीं होते। जैसे मैं आपको ब्लैंक में दिखाता हूँ। जैसे हम लोग के टंग में 3 तरह के पैपिलेज होते हैं, फंगीफॉर्म, एक हो गया हमारा फिलीफॉर्म, और एक हो गया सर्कमवैलेंट। यहाँ पे आ नहीं रहा है, मैं इसको एक बार फिर से रेज कर देता हूँ।
फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म और सर्कम वैलेट पैपिले, सर्कम वैलेट पैपिले, ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ पैपिलेज होते हैं जो हमारे पूरे उसमें प्रेजेंट होते हैं टंग में। ओके, सबसे पहले हम लोग फंजीफॉर्म पैपिले के बारे में बात करेंगे। फंजीफॉर्म पैपिले इज द स्मॉलेस्ट पैपिले, ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं और ये स्मॉलेस्ट होते हैं तो इसीलिए इनकी अबंडेंस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेशन होती है, हाई इन कॉन्सेंट्रेशन। इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत हाई होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फिलीफॉर्म पैपिले की, ये इनके फंजीफॉर्म के कंपैरिजन में थोड़े से लार्ज होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन इनसे छोटे होते हैं, सर्कमवैलेट से छोटे होते हैं, तो ये थोड़े से लार्जर होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी अबंडेंस कम होती है, और सबसे बड़ी बात इनमें टेस्ट बड होता है, मतलब हैव टेस्ट बड, इनमें टेस्ट बड एब्सेंट होते हैं फंजीफॉर्म में, इनमें टेस्ट बड एब्सेंट होते हैं। और इनका जो कलर है, अगर हम इनके कलर की बात करें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनका कलर होता है वाइट कलर का, इन्हीं की वजह से हमारी टंग थोड़ी सी वाइटिश कलर की दिखती है। अगर आप इन्हें देखें तो ये आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस में दिखते हैं वाइटिश कलर में। ओके, इनमें टेस्ट बड होता है फंजीफॉर्म में, लार्ज इन साइज एंड हैव टेस्ट बड। सर्कम वैलेट की अगर हम लोग बात करें तो सर्कम वैलेट ज़्यादा नहीं होते, सर्कम वैलेट होते हैं हमारे बिल्कुल एकदम से, अगर हम लोग टंग के बिल्कुल एकदम एंड पे देखें तो ये कुछ ऐसे, ये हमारी टंग है, इसके एंड पे ये ऐसे ऐसे प्रेजेंट होंगे, ऐसे बहुत बड़े, ये इन दोनों के मुकाबले बड़े होते हैं साइज़ में, और इनके अंदर बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ टेस्ट बड होते हैं, बहुत ही हाई टेस्ट बड, ये नंबर्स में कम होते हैं। ओके, टेस्ट बड में बहुत हाई अमाउंट ऑफ टेस्ट बड होता है, ये देखिए। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये वाले एरिया में यहाँ पे हमारे होते हैं वो सर्कमवैलेट पैपिले, इनका नंबर भी 12 to 18 पे होते हैं इनके नंबर में। और यहाँ पे हमारी ये पूरे अबंडेंस होती है हमारे फंजीफॉर्म की। फंजीफॉर्म पैपिले में टेस्ट बड नहीं होता है, और इसी में हमारे फिलीफॉर्म भी आ जाते हैं। फिलीफॉर्म में टेस्ट बड होता है, लेकिन वो इनके कंपैरिजन में थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन सर्कमवैलेट से छोटे होते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी सबसे पहली ग्लैंड, जो हमारी 3 पेयर ऑफ ग्लैंड होती है, 3 पेयर्स में ये प्रेजेंट होती है। ओके, 3 पेयर्स में ही प्रेजेंट होती है। सबसे पहली ग्लैंड होती है हमारी, जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो है हमारी पैरोटिड ग्लैंड। फिर आती है हमारी सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंड्यूलर ग्लैंड। उसके बाद आती है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड, जो हमारी टंग के नीचे होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके, सब पैरोटिड ग्लैंड जैसे लिखा है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, उसके बाद सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी, 3 पेयर्स ऑफ। अब हम लोग आगे चलते हैं। इनका अगर हम देखें, इनका क्या होता है, सलाइवा, इनका सेक्रीशन देखें तो इनका सेक्रीशन अगर हम लोग देखते तो जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग डायग्रामेटिकली समझेंगे इनको। जैसे ये देखिए, मैंने एक ह्यूमन फेस बनाया है, तो यहाँ पे हमारे चीक के पास होते हैं हमारे पैरोटिड ग्लैंड, जिनकी एक में यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होते हैं। उसके बाद हमारी सब लिंगुअल ग्लैंड यहाँ पे होती है, छोटी ग्लैंड। उसके बाद हमारी सब मैक्सिलरी ग्लैंड इतनी बड़ी भी नहीं होती है, थोड़ी छोटी होती है साइज़ में, ये ऐसे, ये हमारी सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है। इन सब का सेक्रेशन होता है हमारा सलाइवा, इनका सेक्रेशन है हमारा सलाइवा। अब हम लोग अगर देखें सलाइवा में क्या होता है, तो इसको इरेज कर देते हैं पूरे डायग्राम को। फिर हम लोग देखते हैं सलाइवा क्या होता है, उसके कंपोनेंट इसमें क्या होता है सलाइवा के अंदर। पहले देखते हैं सलाइवा। सलाइवा का अगर हम लोग पीएच देखें तो इसका पीएच होता है एल्कलाइन पीएच, एल्कलाइन पीएच होता है। और ये हमारे बहुत, इसके जो 2 इसमें कंपोनेंट होते हैं, वो एक होता है हमारा सलाइवरी अमाइलेज, और दूसरे हमारे होते हैं, ये 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं हमारे सलाइवा के अंदर,
लाइजोजाइम्स, सलाइवरी अमाइलेज और लाइजोजाइम्स। अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सलाइवरी अमाइलेज के बारे में देखते हैं। सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज जैसे नाम ही से देखते हैं, अमाइलेज का मतलब होता है वो वाले एंजाइम। तो अमाइलेज जैसे हमारा नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि ऐसे एंजाइम जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में काम करते हैं। तो पहले हम लोग लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेट, इनको ब्रेक डाउन करती है ये सलाइवरी अमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करके इन्हें माल्टोस में ब्रेक कर देती है। ओके, माल्टोस, ठीक है, माल्टोस में ब्रेक डाउन कर देती है। पूरे कार्बोहाइड्रेट में ओनली 30% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन में ये हेल्प करते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ओके, ओनली 30% ऑफ द ब्रेक डाउन में ये हेल्प करते हैं सलाइवरी अमाइलेज। और बाकी का जो होता है वो हमारे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम लोग दूसरे एंजाइम के बारे में देखते हैं। दूसरा एंजाइम है हमारे लाइजोजाइम्स। दूसरे एंजाइम का नाम है हमारा लाइजोजाइम। लाइजोजाइम ये हमारे किस चीज़ में हेल्प करते हैं। अब जैसे आप जानते ही हैं, चाहे आप किसी भी जगह से खाना खाएं, चाहे वो कोई खास होटल का हो, चाहे घर का खाना हो, चाहे किसी भी छोटी दुकान का खाना हो, हर खाने के या फिर हर भी चीज़ जो हम लोग अपने इनटेक करते हैं उन सब के अंदर बैक्टीरिया तो होते ही हैं, या फिर गुड बैक्टीरिया या बैड बैक्टीरिया, लेकिन बैक्टीरिया तो होते ही हैं। तो लाइजोजाइम का यही एक मेन काम है कि ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब ये एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है। मैं लिख देता हूँ, ये एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है। ओके, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। इसका काम ये होता है जो भी हमारे बैक्टीरिया खाने के साथ हमारे आते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको ये मार देता है। यही इसका एक मेन काम है लाइजोजाइम का। ये हमारे सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है, बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स में भी ये प्रेजेंट होता है। इसका यही काम है, ये एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है, जितने भी बैक्टीरिया आते हैं उन सबको मार देता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सलाइवा के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। सलाइवा क्या होता है? सलाइवा इज डिराइव फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा सेक्रेटेड 1.5 लीटर पर डे। सलाइवा 1.5 लीटर पर डे हम लोग के सेक्रेट होता है। स्लाइटली एल्कलाइन, जैसे मैंने कहा था ये एल्कलाइन होता है नेचर में। और उसके बाद कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड HCO3 नेगेटिव। और ये क्या है? म्यूकिन, टाइलिन, लाइजोजाइम एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। टाइलिन हमारा टाइलिन है, उसी को हम लोग सलाइवरी अमाइलेज को हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। इसको टाइलिन को हम लोग सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। ओके, ये दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग है, क्योंकि कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को बताया गया है कि डाइजेशन के बारे में, कि जो हमारा बक्कल कैविटी में होता है उसका वो डाइजेशन क्या होता है। तो इसे हम लोग ने पढ़ ही लिया कि 30% ऑफ द डाइजेशन हमारे बक्कल कैविटी में जाता है, वो भी किसका? ओनली कार्बोहाइड्रेट का। तो मैं यहाँ पे ओनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ओनली 30% ऑफ द। ओके, अब ये देखिए डाइजेशन। टीथ, टंग हेल्प इन द सलाइवा मैट्रिक्स एंड मिक्स अप द फूड इनटू बोलस। जो टीथ और टंग होते थे, टीथ हमारे चूइंग या ग्राइंडिंग में मदद करते हैं, और जो हमारी टंग है वो हमारे सलाइवा को मिक्स करने में मदद करती है, मतलब फूड को और सलाइवा को मिक्सिंग में मदद करती है। और जो हमारा एक सेमी सॉलिड जो बनता है हमारा च्यूइंग से और सलाइवा से मिक्स होकर, उसे हम लोग कहते हैं बोलस। बोलस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बोलस का एल्कलाइन नेचर में होता है, एल्कलाइन इन नेचर होता है। और ये हमारा सेमी सॉलिड होता है, जो हमारे सलाइवा से मिक्स होकर बना है। जो फूड होता है वो सलाइवा से जब मिक्स हो जाता है तो इसे हम लोग बोलस कहते हैं। द बोलस इज कन्वेड टू द फेरिंग्स एंड देन टू द ईसोफेगस बाय स्वॉलोइंग और डिग्लूटेशन। तो
पहले मैं इधर दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा नेज़ल कैविटी, ये हमारी ओरल कैविटी, ये दोनों इधर कंबाइंड होते हैं, बन जाती है फेरिंग्स। ये देखिए, ये हमारा टीथ बना लिया। तो जो हम इंजेक्शन करते हैं फूड का, जब वो हमारे सलाइवा से मिक्स हो जाता है तो वो बोलस बनता है। बोलस हमारे इस ओरोफेरिंग्स से नीचे जाके फेरिंग्स में एंटर करता है, और फेरिंग्स के बाद जब ये फेरिंग्स में रहता है तो हम लोग का इतना मतलब ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, मतलब इस पर हम लोग का वो होता है, ये वॉलेंट्री एक्शन होता है, इस पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम लोग खांसे या फिर ऐसे उल्टी करें तो हम लोग फूड को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये एक बार फेरिंग्स क्रॉस करके ईसोफेगस में चला गया तो हमारा इनवॉलेंट्री हो जाएगा, फिर हम लोग उस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं होगा। तो इसी जब वो ईसोफेगस में हम लोग का बोलस एंटर कर जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन कहते हैं। जब हम लोग का जो फूड बोलस होता है वो ईसोफेगस में जब एंटर कर जाता है तो उसे डिग्लूटेशन कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग को यहाँ पे फेरिंग्स के बारे में बताया गया है। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर द डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे ये हमारा नेज़ल कैविटी है, ये हमारी ओरल कैविटी, यहाँ दोनों के लिए जो कॉमन पैसेज प्रोवाइड कर रहा है इसी को हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। और ये फेरिंग्स आगे चल के दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। पहली होती है हमारी आगे वाली ट्यूब जो होती है हमारी ट्रैकिया, जिसे हम लोग विंड पाइप कहते हैं, और पीछे वाली ट्यूब जिसे हम लोग फूड पाइप कहते हैं वो है ईसोफेगस। ओके, ईसोफेगस। आगे चलते हैं। ये हमारी ग्लॉटिस। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस करते हैं। ग्लॉटिस इज अ गार्ड बाय अ फ्लैप टिश्यू कॉल्ड एपिग्लॉटिस। व्हेन फूड मटेरियल पास थ्रू द फेरिंग्स द एपिग्लॉटिस क्लोजेस द ग्लॉटिस। पहले हम लोग देखते हैं ग्लॉटिस करते हैं। ट्रैकिया की जो सबसे ऊपर वाला होती है, स्टार्टिंग जहाँ से होती है उस वाली रीजन को हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं। इस ग्लॉटिस में फूड ना आए इसके लिए इसके ऊपर एक फ्लैप प्रेजेंट होता है, कार्टिलेजियस फ्लैप प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये आप देख रहे हैं छोटा सा फ्लैप है, इसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब भी हम लोग फूड स्वॉलो करते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये नीचे की तरफ बेंड, जैसे ये हमारा ग्लॉटिस है, ये हमारा फ्लैप एपिग्लॉटिस है। जैसे ही फूड आया ये नीचे की तरफ हो गया और ये पूरा क्लोज कर देगा इसे, ताकि जो फूड है वो ट्रैकिया में ना जा पाए, ट्रैकिया में जाने से रोकता है। ये हमारे पूरे एपिग्लॉटिस का काम होता है। ईसोफेगस। ईसोफेगस जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, ईसोफेगस इज नैरो मस्कुलर ट्यूब। ये मस्कुलर एक ट्यूब होती है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, लीड्स टू द स्टमक, पास थ्रू द डायाफ्राम, अ मस्कुलर पार्टीशन सेपरेट्स द थोरैसिक चैम्बर। अब थोरैसिक चैम्बर हम लोग अगर बात करें तो जैसे ये हमारी बॉडी है, ये नेक है, ये हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी दो चैम्बर्स में डिवाइडेड है, बीच में हमारा डायफ्राम आता है, एक मस्कुलर जो हमारे दोनों चैम्बर्स को डिवाइड। इस पूरे चैम्बर को हम लोग बोलते हैं बॉडी कैविटी। पूरे को यहाँ लिख देते हैं बॉडी कैविटी। ऊपर वाले रीजन जहाँ पे हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसको बोलते हैं हम लोग थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी। नीचे वाला जो रीजन होता है जहाँ पे हम लोग का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसे हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। तो ये दो कैविटीज़ में डिवाइडेड है हमारा पूरा बॉडी। ऊपर वाली होती है थोरैसिक, नीचे होती है हमारी एब्डोमिनल। नीचे एक और कैविटी होती है जिसे हम लोग पेल्विक कैविटी बोलते हैं, जिसमें हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, यही दो कैविटीज़ के बारे में मेन है, और अभी हम लोग स्टडी करें एब्डोमिनल कैविटी में। ओके, तो हमारी जो ये ईसोफेगस है ये थोरैसिक कैविटी से पास होते हुए हमारी एब्डोमिनल कैविटी में एंटर होती है। एब्डोमिनल कैविटी में एक स्वॉलन सा एक होता है जिसे हम लोग स्टमक कहते हैं, ये यहाँ पे आती है। ओके, यहाँ पे एंड होती है ईसोफेगस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पेरिस्टाल्टिक आपको पता ही है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है जिससे हम लोग का फूड बोलस हमारे माउथ से स्टमक में पहुंचता है, इसी मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल इन द ईसोफेगस इज अफेक्टेड बाय द वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्क्यूलर, देखिए यहाँ पे लिखा है लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्क्यूलर मसल्स ईसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक। ओके, यहाँ पे दिया ही गया, देखिए लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट परफॉर्म हो। सो आज के सेशन में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले सेशन में हम लोग स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, स्टमक और उसकी ग्लैंड जिसे हम लोग जानते हैं एज गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसमें मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आज के सेशन में हम लोग ने क्या पढ़ा? आज के सेशन में हम लोग ने डाइजेशन के बारे में पढ़ा, डाइजेशन होता क्या है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा बकल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में भी पढ़ा, और हम लोग ने फेरिंग्स के बारे में भी पढ़ा, और हम लोग ने साथ ही साथ ईसोफेगस के बारे में भी पढ़ा, ये हम लोग ने आज के सेशन में इतने टॉपिक कवर किए हैं। अगले सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसका आप जान लीजिए। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और साथ ही साथ एंजाइमेटिक सेक्रेशन जो पूरे गैस्ट्रिक ग्लैंड के होते हैं, एंजाइम्स के बारे में, और इस स्टमक की लेयर्स के बारे में। तो अगले वाले सेशन में हम लोग सिर्फ स्टमक कवर करेंगे और इसको डिटेल स्टडी करेंगे स्टमक की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसे अपने फ्रेंड्स से प्लीज़ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है आज के सेशन में तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, कमेंट में आप ज़रूर पूछिए, मैं बिल्कुल एकदम कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने में। सो आज के लिए गाइस थैंक यू, अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे गाइस, थैंक यू।